नमस्कार दोस्तों, स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पीएटी केमिस्ट्री प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की केमिस्ट्री का एक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है कोलाइडल केमिस्ट्री या कोलाइडल सॉल्यूशन। उस टॉपिक का हम पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पीएटी के स्टूडेंट्स जो पीवाईक्यू जिनके पास नहीं है, जिनको पता भी नहीं है कि ओल्ड ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आशा करता हूँ ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। सामने स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कोएगुलेशन ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल। निम्नलिखित में से कौन सा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो ये हमने कोलाइडल केमिस्ट्री के थ्योरी में पढ़ा था बेटा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धन आवेशित, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अगर हम इसका स्कंदन, हम इसका कोएगुलेशन कराना चाहते हैं तो हमको नेगेटिव चार्ज वाला एक आयन ढूंढना होगा। वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन ढूंढते समय हमको इफेक्टिव वर्ड को याद रखना, प्रभावशाली। तो नेगेटिव में भी ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? जिसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप चारों आंसर देख रहे हैं तो इसमें तो नेगेटिव एक ही है और वो है क्लोराइड आयन। तो इस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाउ मेनी लेयर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द केमिकल एड्जॉर्प्शन? ठीक है, तो हमने दो तरह के एड्जॉर्प्शन पढ़े थे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें एक ही लेयर रहती है, ठीक है, सिंगल लेयर। केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि केमिकल एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो सिंगल लेयर प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर? नॉट भी बोला है साथ में। हिंदी में कहें तो निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय नहीं है? अब बेटा यहाँ सजातीय गलत है, होमोजीनियस का मतलब सजातीय नहीं होता। अब देखो आप, ये व्यापम की गलती है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इसका सही वर्ड है समांगी। तो समांगी नहीं है। कौन समांगी नहीं है? तो अगर हम देखें तो धुआं जो है ये समांगी नहीं है, क्योंकि ये विषमांगी है। धुआं विषमांगी है क्योंकि हमने पढ़ा है इस चैप्टर में धुआं एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, सो दैट स्मोक इज हेटेरोजीनियस। विषमांगी मतलब हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस नहीं है मतलब कौन है? हेटेरोजीनियस है। तो धुआं हेटेरोजीनियस है। कैसा है? हमने पढ़ा था क्या? सॉलिड इन गैस, इस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। सॉलिड इन गैस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है स्मोक। बाकी ये होमोजीनियस है, हिंदी में कहे तो समांगी है। और हमको तो पूछा है कि समांगी नहीं है। पीतल दो अलग अलग धातुओं से बना, पीतल मतलब ब्रास, दो अलग अलग धातुओं से बना, होमोजीनियस है। एयर होमोजीनियस है। तो अपने को हेट्रोजीनियस पूछा है, ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर स्मोक है। नेक्स्ट, कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी इज। तो हमने कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट पढ़ी थी बेटा। तो इन चारों में से कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी कौन है? हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म है कौन? परासरण दाब एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। यह हमने कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटेड कोलाइड? ये हमने पढ़ा था सोप डिटर्जेंट की एक्शन में। हिंदी में भी बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन जुड़े हुए, अब यहाँ देखो जुड़े हुए थोड़ा गलत शब्द है,
फिर वही अंग्रेजी से हिंदी में मिस्टेक की है, संगुणित कोलाइड बोलते हैं बेटा उसको। हिंदी वाले ध्यान दें, इंग्लिश वालों को तो बढ़िया मिलता है, हिंदी में मिस्टेक कर देता है। संगुणित कोलाइड का उदाहरण है, तो मैंने आपको बताया था साबुन और पानी का घोल, सोप एंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, हमने इस टाइप का डायग्राम पढ़ा था। अगर आप थ्योरी में प्रेजेंट थे या आप ऑनलाइन क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। इस टाइप से एक एसोसिएटेड कोलाइड बना था, नेगेटिव चार्ज वाला था। ठीक है, मिसेल बोला था हमने इसको, तो एक्शन ऑफ सोप में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, कोहरा। फॉग का हिंदी मतलब है कोहरा। कोहरा एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, बिल्कुल कोहरा कोलाइडी विलयन है। किसमें? तो गैस में पानी की बूंदे अगर बिखर जाए, अंग्रेजी में बोले तो लिक्विड विद इन गैस, लिक्विड विद इन गैस। हवा में पानी की बारीक बारीक बूंदे लटक रही है, तो गैस में बिखरे तरल, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक, इसको हमने कोहरा कहा था। और कोहरा किसका एग्जाम्पल है? अगर आप और अच्छे से कोलाइडल सॉल्यूशन की थ्योरी पढ़ेंगे तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एरोसोल। इस सिस्टम का नाम भी हमने बताया था, लिक्विड एरोसोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोल्ड नंबर इज मेजर ऑफ, हिंदी में स्वर्ण संख्या किसका मापन करती है? मान है, फिर वही गलत बात, मापन है। स्वर्ण संख्या किसका मापन है? गोल्ड नंबर इज मेजर ऑफ the amount of gold required to protect the collide, the amount of gold required to break the collide, the amount of gold present in the colloidal solution, none of this। इनमें से कोई भी नहीं है बेटा। गोल्ड नंबर तो किसको मेजर करता है तो मैं बता दूं, गोल्ड नंबर अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड required to protect, required to protect gold sol from precipitation या कोएगुलेशन। तो गोल्ड साल का कोएगुलेशन रुकवाने के लिए लायोफिलिक कोलाइड का जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, गोल्ड सॉल का कोएगुलेशन रुकवाने के लिए लायोफिलिक कोलाइड का जो अमाउंट है उसको हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। गोल्ड के अमाउंट को गोल्ड नंबर नहीं कहते। गोल्ड सॉल के प्रेसिपिटेशन को रुकवाने के लिए जो लायोफिलिक कोलाइड का अमाउंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड सॉल। ग्रेटर द वैलेंसी हायर इज द कोएगुलेशन पावर। बहुत बढ़िया, ये हमने लेक्चर्स में थ्योरी में पढ़ा। मतलब किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। ये बात कही थी हार्डी शुल्ज ने, ये हमने थ्योरी में पढ़ा। किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। अंग्रेजी में कहें, पावर ऑफ कोएगुलेशन, पावर ऑफ कोएगुलेशन is directly proportional to valency. This is called Hardy-Schulze law. Hardy-Schulze law. अगला है, the colloidal salts show a variety of properties and these properties are used to distinguish them from the true solution. Under which character property of colloidal solution does Tyndall effect fall? मतलब
कोलाइडल सॉल्यूशन का जो टिंडल इफेक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में हम सम्मिलित करते हैं? तो इसको सम्मिलित करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में। जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि टिंडल इफेक्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। सर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी विच इज बेस्ड अपॉन वेरियस फिनोमिनॉन ऑफ लाइट। तो लाइट की जो अलग अलग फिनोमिनॉन होते हैं, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, तो इसे लाइट की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी है। उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट है। इट इज बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बच्चों प्रकीर्णन, हिंदी मीडियम के लिए। तो स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी प्रकीर्णन जो है उस पर आधारित गुणधर्म है टिंडल प्रभाव। ठीक है, यह एक प्रकार की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। यह प्रकाशिक गुणधर्म है हिंदी वालों के लिए। कोलाइडी विलयन विभिन्न प्रकार का गुणधर्म दर्शाता है। तो टिंडल प्रभाव किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है? प्रकाशिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। अगला है कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। तो बेटा स्टार्च का गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना है। 0.25 ग्राम ऑफ विच, मतलब स्टार्च का कितना अमाउंट लगा? 0.25। तो हमने बेटा गोल्ड नंबर पढ़ा था। गोल्ड नंबर मैंने बताया था कि 10 ml गोल्ड सॉल लेना है और 10 ml गोल्ड सॉल में हमको डालना है 1 ml 10% NaCl। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। और ये NaCl जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसके डालते ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको रोकने के लिए डालना पड़ता है लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड, तो लायोफिलिक कोलाइड का जो मिलीग्राम में अमाउंट है उसी को हम लोग गोल्ड नंबर बोलते हैं। ये मैंने पूरा थ्योरी में पढ़ाया था। लायोफिलिक कोलाइड का गोल्ड का मिलीग्राम में अमाउंट। ठीक है, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ। मेरे पास 10 मिलीलीटर गोल्ड विलियन है, उसमें मैंने 1 ml 10% NaCl को डाला, स्कंदन शुरू हो गया। स्कंदन को रोकने के लिए मुझे क्या मिलाना पड़ा बेटा? द्रव स्नेही मिलाना पड़ा। द्रव स्नेही लायोफिलिक, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ा। उस द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में जो मात्रा है उसी को हम लोग स्वर्ण संख्या कहते हैं। पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो बेटा, उसने आपको चकमा दिया, उसने आपको मिलीग्राम की जगह ग्राम में दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने को क्या करना है? जो ग्राम में दिया है उसको मिलीग्राम में बदलने के लिए, अब इंग्लिश वालों को कंसिडर करना पड़ेगा थोड़ा सा। ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा मिलीग्राम में। चलो भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये डेसिमल हटाया, नीचे 100 आया, दो जीरो कैंसिल हो गए, 250 मिलीग्राम। तो अगर आपको गोल्ड नंबर की वैल्यू 250 दी है तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 250। ठीक है, तो गोल्ड नंबर इज ऑलवेज मेजर्ड इन मिलीग्राम्स। गोल्ड नंबर को हम हमेशा मिलीग्राम में ही नापते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है 250। नेक्स्ट, कोलाइड्स कैन बी कोएगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्लाइट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहाँ एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है, उसने जानबूझ के लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया ताकि आपका टाइम खराब हो। क्वेश्चन का मीनिंग आखिरी लाइन में छुपा हुआ है बस। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोलाइड्स कैन बी कोएगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ स्लाइट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन दे गेट destabilizes and the colloidal particle aggregate to form precipitate। ये हम जानते हैं, अपोजिट चार्ज वाला आयन जाएगा और कोलाइडल पार्टिकल को घेर लेगा,
पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसको नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल घेर लेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोएगुलेट हो जाएगा। तो कोएगुलेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन पावर। अब यहाँ हर्डी शुल्ज का लॉ लगेगा कि अगर मैं कोएगुलेशन करने के लिए भेज रहा हूँ, तो मैंने बताया था हर्डी शुल्ज ने बोला कि जिसके पास चार्ज ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसके माथे पर आवेश ज़्यादा लिखा हुआ है उसकी स्कंदन करने की शक्ति भी ज़्यादा है। ऐसा मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। तो किसके माथे पर आवेश ज़्यादा है? तो फास्फेट के माथे पर आवेश 3 है, सल्फेट के माथे पर 2 है, क्लोराइड के माथे पर 1 है। तो सबसे शक्तिशाली हुआ फास्फेट। तो करेक्ट ऑर्डर ये हर्डी शुल्ज। ठीक है, हर्डी शुल्ज रूल लग रहा है हिंदी वालों के लिए। हर्डी शुल्ज के नियम के अनुसार स्कंदन शक्ति का सही क्रम ढूंढना है। तो सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? जिस पर नेगेटिव चार्ज वो भी ज्यादा है तो पावरफुल है, उससे कम वाला कम पावरफुल, सबसे कम वाला कम पावरफुल। आइए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। गोल्ड नंबर इज द एसोसिएटेड विद द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। क्या गोल्ड नंबर साइज से जुड़ी हुई बात है? नहीं। स्मॉलर द गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड द ग्रेटर इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन। गोल्ड नंबर कम, तो अपन ने पढ़ा है बेटा क्या? पावर ऑफ प्रोटेक्शन is inversely proportional to गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका पावर ऑफ प्रोटेक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो गोल्ड नंबर स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर द प्रोटेक्टिव एक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हिंदी में समझे तो किसी सुरक्षात्मक कोलाइड, सुरक्षात्मक भी गलत प्रोनाउंसिएशन है, रक्षी कोलाइड लिखना चाहिए बेटा। व्यापम ऐसे ही करता है, अंग्रेजी को हिंदी में बदलता है, 12 बजा देता है। रक्षी कोलाइड का, अब ये गोल्डन दे रहा है, गोल्डन न है ही नहीं, गोल्ड नंबर जितना छोटा होगा उसकी रक्षण क्रिया, अब सुरक्षा क्रिया लिख रहा है, रक्षण क्रिया उतनी ही अधिक होगी। अभी यही तो पढ़ाया। स्वर्ण संख्या और रक्षण शक्ति का उल्टा रिश्ता है। रक्षण शक्ति या रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या के साथ उल्टा रिश्ता बताएगी। स्वर्ण संख्या कम है मतलब रक्षण शक्ति ज्यादा है, इसलिए हम बी वाले को करेक्ट बोल रहे हैं। अगला, व्हाट इज द ट्रू रिलेटेड टू द न्यूक्लियर हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है, ये अपने दूसरे चैप्टर का है। आगे, फॉलोइंग नीड्स स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। निम्नलिखित में से किसे अपने परिरक्षण के लिए स्थायी एजेंट की आवश्यकता होती है? बताओ, किसको सुरक्षा की जरूरत होती है? निलंबन को जरूरत होती है, लायोफोबिक को जरूरत होती है, होमोजीनियस को होती, लायोफिलिक, लायोफोबिक को होती है। ठीक है, लायोफोबिक जो है वो इजीली कोएगुलेट हो जाता है। लायोफोबिक विलियन आसानी से स्कंदित हो जाता है, इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत होती है। और सुरक्षा के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? द्रव स्नेह ही मिलाते हैं। लायोफोबिक का मतलब होता है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी आसानी से स्कंदित हो जाता है, उस द्रव विरोधी को बचाने के लिए किसी न किसी को मिलाना पड़ता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लायोफोबिक सॉल्ट आर नोन एज रिवर्सिबल सॉल्यूशन। तो लायोफोबिक को रिवर्सिबल नहीं बोलते हैं बेटा, ये तो इरिवर्सिबल होते हैं, अपन ने पढ़ा थ्योरी में। लायोफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर नॉट स्टेबल। नहीं भैया, दे आर स्टेबल, तो स्टेबल होते।
तो ये भी गलत, ये भी गलत। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर नोन एज रिवर्सिबल सॉल्ट, ये करेक्ट है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस इन द होमोजीनियस दीज आर क्लासिफाइड एज कोलाइड, ये भी गलत है। दो या दो से ज्यादा गैसेस के मिक्सचर को कोलाइड नहीं बोलते, बिकॉज कोलाइड आर नॉट होमोजीनियस, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस। अब हिंदी वाले समझ ले, कथन का चयन करें। लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी। हमने पढ़ा है द्रव विरोधी कैसे होते हैं। द्रव विरोधी होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ये कह रहा उत्क्रमणीय होते हैं, सरासर गलत। द्रव विरोधी होते हैं अनुत्क्रमणीय। द्रव विरोधी सॉल अनुत्क्रमणीय होते हैं, नोट्स खोल के देख लो। फिर दूसरा लायोफिलिक मतलब वही द्रव स्नेही, स्थिर नहीं होते, नहीं स्थिर होते हैं, स्थायी विलयन बनाते। लायोफिलिक मतलब द्रव स्नेही, उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। अलग अलग गैसों का मिश्रण जो है वह समांगी मिश्रण है। क्या हम इनको कोलाइड बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि कोलाइड कैसे होते हैं? विसमांगी। और गैसों का मिश्रण कैसा है? समांगी। इसलिए गैसों के मिश्रण को कोलाइडी विलयन नहीं कहा जाता। निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? कृपया ध्यान दें। मिस्ट मतलब धुंध होता है हिंदी में। चीज मतलब पनीर, पनीर भी कोलाइडी विलयन है, हमने पढ़ा है। पेंट, पेंट वार्निश भी कोलाइडी विलयन है। धुंध भी कोलाइडी विलयन है। पनीर भी कोलाइडी विलयन है। गैसों का मिश्रण कोलाइडी विलयन नहीं है, इसलिए यही उत्तर हमको नहीं है पूछा। ठीक है, क्योंकि गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण है, और समांगी विलयन को कोलाइड नहीं बोलते, क्योंकि कोलाइड तो विसमांगी होते हैं। अंग्रेजी में दो गैसेस का मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होता है, एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट कॉल्ड कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। अगला, विच टाइप ऑफ कोलाइड इज प्यूमाइस स्टोन। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इंग्लिश वालों ध्यान दो। प्यूमाइस स्टोन, झावा पत्थर पढ़ा था हमने, ठीक है ना, झावा पत्थर। तो झावा पत्थर मतलब ऐसा एक पत्थर होता है और उसमें जगह जगह होल होते हैं। मतलब सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है? गैस आ रही है। सॉलिड के अंदर क्या आ गई? गैस। इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल, ठोस सॉल, नहीं सॉलिड फोम बोलेंगे बेटा। झावा पत्थर, ठीक है। प्यूमाइस स्टोन, प्यूमाइस स्टोन किसके अंतर्गत आएगा? सॉलिड सॉल के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड सॉल में तो बेटा सॉलिड विद इन सॉलिड होता है, तो सॉलिड फोम, फोम है कहीं पर, ये रहा। फोम इज मोर करेक्ट, ठीक है। सॉलिड सॉल तो सॉलिड विद इन सॉलिड होता है, सॉलिड विद इन सॉलिड। हिंदी वालों, ठोस में ठोस को सॉलिड सॉल बोलते हैं, और ठोस के अंदर गैस को हम लोग फोम बोलते हैं, फोम। चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ब्रेडिक्स आर्क मेथड। हमने पढ़ा था ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की मेथड है। कौन सी मेथड है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रोलाइट आर्क, electrolyte called peptiding agent is used. It involves dispersion as well as condensation. Double decomposition is used. Oxidation and reduction or hydrolysis are involved, which lead to formation of molecules. डबल डिकम्पोजिशन तो यहाँ होता नहीं बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड पेप्टाइडिंग एजेंट इज यूज्ड, ये भी नहीं होता। डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन, तो क्या इसके अंदर डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों होता है? नहीं। तो आर्क मेथड है,
इसका मतलब क्या होगा, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इसलिए हमने इसको बोला इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन। अब हिंदी में अगर अपन इसको पढ़ें तो हिंदी में बोला ब्रेडिग की आर्क विधि से संबंधित गुण को चुने। तो इसमें परिक्षेपण होता है। परिक्षेपण मतलब बड़े साइज के पार्टिकल को छोटे साइज में तोड़ना। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, हिंदी में कहें तो परिक्षेपण। तो यहाँ क्या हो रहा है, परिक्षेपण हो रहा है। और उसके बाद ये पार्टिकल यूनाइट हो जाएंगे और ये एक छोटा सा पार्टिकल बनाएंगे जिसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल। तो पहले क्या करा, डिस्पर्शन, फिर क्या करा, कंडेंसेशन। पहले परिक्षेपण हुआ, फिर क्या हुआ, संघनन हुआ। ये ब्रेडिग की आर्क विधि में पढ़ाया। अगर आपको ब्रेडिग की आर्क विधि याद हो तो हमने दो धातु के इलेक्ट्रोड लिए, उनको बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ा और यहाँ पर पानी ले लिया, पानी भर दिया। और जैसे ही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे ये मेल्ट हो जाएगी और सॉल्यूशन में आ जाएगी। इसको बोला था ब्रेडिग्स आर्क मेथड। अगला है solid colloids are considered as not chemically active portion of soil because of which reason। solid colloid को हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सॉलिड मतलब ठोस कोलाइड को मिट्टी का रासायनिक रूप से सक्रिय भाग नहीं माना जाता, किस कारण से। तो किस कारण से हम इसको मिट्टी का रासायनिक भाग नहीं मानते हैं, उस पदार्थ, मटेरियल मतलब पदार्थ की रासायनिक संरचना के कारण, बड़े सतही क्षेत्रफल के कारण। तो दोनों करेक्ट हैं, इसलिए हमारा आंसर तो बी आएगा। वास्तव में जो मिट्टी के बड़े बड़े कण होते हैं, वो मिट्टी के जो बड़े बड़े कण होते हैं वो रासायनिक संरचना में ऐसे होते हैं कि वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर कोई सी भी केमिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, अगर अंग्रेजी में पढ़ूं तो। यहाँ देखो लार्जर सरफेस एरिया। तो सॉइल के वो पार्टिकल जो कि साइज में बड़े होते हैं वो केमिकली एक्टिव नहीं होते। नॉट केमिकल एक्टिव लिखा ना, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसलिए भी हम इनको केमिकली इनर्ट मारते हैं। अगला है विच इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है बेटा, उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करा था हिंदी वालों, विद्युत कण संचलन बोला था मैंने उसको, कि हमने एक ट्यूब ली थी, उस ट्यूब में हमने क्या करा था, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए थे उस ट्यूब के अंदर। और वो जो दो इलेक्ट्रोड लगाए थे वो दोनों इलेक्ट्रोड मान लो प्लेटिनम के हैं। दो इलेक्ट्रोड लगाए और उनको हमने मेटल बैटरी के प्लस और बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो पार्टिकल थे वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, हिंदी में विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखो अब यहाँ मिस्टेक है, इसका नाम होना चाहिए विद्युत कण संचलन।
अंग्रेजी में मिस्टेक आती नहीं है, हिंदी में मिस्टेक आती है, इसलिए इंग्लिश मीडियम का फायदा हो जाता है। अगला है, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी विधि सबसे बढ़िया है? तो सबको मालूम है, बहुत पांचवी छठवीं के साइंस में पढ़ाते हैं, वाष्पीकरण। पानी को उड़ा दोगे तो नमक और पानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, पांचवी छठवीं स्टैंडर्ड का पूछ लिया। अंग्रेजी में इवोपरेशन, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, कैसे सेपरेट करोगे? तो इवोपरेशन से करेंगे। विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट ए सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड? ठीक है, लिक्विड के अंदर एक सॉल्युबल, हिंदी में कहें तो घुलनशील ठोस को उसके द्रव से अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, घुलनशील द्रव से अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर है बच्चों, घुलनशील ठोस को अलग करने के लिए फिर वही बात, अभी नमक को पढ़ाया था, NaCl प्लस वाटर। क्या NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है? बिल्कुल होता है। सॉल्युबल है? बिल्कुल सॉल्युबल है। उसको अलग करने के लिए हमने क्या करा? वाष्पीकरण करा। ये दो क्वेश्चन तो एक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन थे। इस तरह हमने देखा कि यहाँ पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन का सिंपल लेवल का एक पेपर था। और अगर हम ढंग से हमारा जो नोट्स है स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट का, रेगुलर क्लासेस है, उसको ऑनलाइन बेच को ज्वाइन करते हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का लेक्चर इसी तरह हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। आप अगर उसमें बैठकर सिंसियरली स्टडी करेंगे तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।